इस यात्रा के माध्यम से भी जो नई जानकारी, जो नए प्रस्ताव, जो नए सुझाव सामने आएंगे, उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। संकल्प यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य, जहां बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को और मजबूत और सशक्त करना होगा, तो वहीं साथ ही में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से भी अब पंचायत तक नहीं, अब हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने पटना में हम लोगों ने पंचायत अध्यक्षों तक की समीक्षा हर प्रकोष्ठ की हम लोगों ने की, और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर प्रकोष्ठ मजबूती से हर पंचायत तक अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने में सफल रहा है। लगभग 8,500 के करीब जो पंचायतें हैं, पार्टी का मेन प्रकोष्ठ हो या पार्टी का मेन विंग हो या पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ हो, तमाम प्रकोष्ठों ने अपने पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति हर पंचायत तक सफलतापूर्वक न सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बल्कि पंचायत कमेटी तक का गठन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफल रहे हैं। एक दो प्रकोष्ठों में जहां थोड़ी सी कमी पेशी सामने आई है, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की है और जल्द ही उसको भी और मजबूत किया जाएगा। पर इस बार संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर प्रकोष्ठ का मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष मौजूद हों, उस दृष्टि से इस संकल्प यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ बिहार के 38 जिले में मूवमेंट करेंगे। जहां पार्टी के मेन प्रकोष्ठ, जहां पार्टी के मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी रहेंगे, उन्हीं के साथ पार्टी के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा में साथ में रहेंगे। हर जिले में एक दिन की ये यात्रा होगी। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मुजफ्फरपुर है, आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दिन भर वहाँ पर अलग अलग प्रकोष्ठों का चर्चाओं का दौर चलेगा, समीक्षा का दौर चलेगा और इंटर प्रकोष्ठ भी ये चर्चाएं होंगी, ताकि प्रकोष्ठों के बीच भी समन्वय बैठे, उसके बीच भी किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं, एक प्रकोष्ठ का दूसरे प्रकोष्ठ के साथ किसी तरीके का विवाद हो या किसी तरीके की असहमति हो, तो उसको भी तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की मौजूदगी में ही सुलझाया जाएगा। देर रात तक ये बैठकों का दौर अलग अलग और एक साथ उस जिले में चलेगा। सुझाव अलग अलग प्रकोष्ठों से लिए जाएंगे और अगले दिन सुबह रात्रि प्रवास भी उसी जिले में तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का होगा और अगले दिन सुबह वहां से प्रेस वार्ता कर बैठक में हुई तमाम बातों की जानकारी मीडिया के साथियों से साझा कर तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष अगले जिले के प्रवास के लिए ये लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लगभग 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली की हम लोगों ने घोषणा की है। ये रैली से पूर्व ये यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य है। तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्ष जाकर सुनिश्चित करेंगे ताकि संगठन के माध्यम से उस रैली में उपस्थिति आम जनता की तो होगी ही होगी, पर संगठन की एक बड़ी मजबूत उपस्थिति, लगभग जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख हम लोग के पदाधिकारी उस संकल्प रैली में बिहार के गांधी मैदान में उपस्थित हों, ये लक्ष्य हम लोग का है। साथ ही में यकीनन जो आम बिहारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति रखते हैं, ऐसे में आज पूरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक और यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो पार्टी की सोच, पार्टी के संकल्प, पार्टी के विजन के साथ जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है और जिस सोच के साथ बिहार का एक बड़ा वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं,
जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ पुनः एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से संकल्प यात्रा पर निकलेगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का नाम इस यात्रा को दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जहां एक तरफ पुनः संगठन की मजबूती, संगठन की समीक्षा चुनाव की दृष्टि से करना होगा, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ऐसे नए लक्ष्यों को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इसको लेकर कुछ समय पूर्व आप लोगों से साझा किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उस समिति में मौजूद हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का फाइनल ड्राफ्टिंग पर ये लोग काम कर रहे हैं। 3 साल पहले इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान। तब से लेकर अभी तक आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो या विभिन्न और कार्यक्रम के माध्यम से हर परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए को बिहार में एक बड़ी जीत दिलाने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इस बात को मैंने जहां एक तरफ लोकसभा के सदन के पटल पर भी मैंने इस बात को कहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन मजबूती से अपनी सरकार बनाएगा और ये मजबूत स्थिर सरकार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली अस्थिर सरकार ने, जहां पे जनादेश किसी और के लिए हो और सरकार आप किसी और के साथ चले, इस बार भी एनडीए की सरकार के लिए जनादेश था, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का कार्य किया, जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया, उसके विपरीत इस बार जब एनडीए की सरकार, भाजपा लोजपा के समर्थन वाली सरकार जब बिहार में बनेगी, तो वो एक मजबूत, स्थिर और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ इस सरकार का गठन किया जाएगा, इस सरकार का चुनाव किया जाएगा। आपने अंदेशा जताया कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, कोई आधार है इसका? नीतीश कुमार जब ये बोलते हैं तो भाजपा कहती है कि भाई बोलते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं। भाई, मैं बिहार में जिस तरीके से विरोधाभास से सरकार का रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हम लोगों ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार में लगातार हम लोगों ने देखा है, गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे, एक दूसरे के मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाकर कौन दूसरे दल से मुख्यमंत्री बन सकता है, वो दावेदारी को हम लोगों ने बार बार देखा। और खास तौर पर मेरा विश्वास इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाई मौजूदा 2024 लोकसभा की जो ये लड़ाई है, ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। पर अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है, मुंबई की बैठक में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम इनको संयोजक बनाया जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उनको नेतृत्व की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य है, तो ऐसे में क्या वो मौजूदा गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। इस सीटों को लेकर इंडिया कोई नहीं है, आपके अंदर एनडीए
में आप लोगों को तालमेल सब कुछ ठीक ठाक हो गया है सीटों को लेके? आप हैं, पशुपति पारस हैं, तमाम पार्टियां हैं, तो सीटों के लेके इंडिया कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग कर लेंगे, चिंता ना करिए आप लोग। आप अपनी चिंता बताइए, आप क्या करिएगा? तो जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा। देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, यानी कि पीएम कैंडिडेट उनको इस तरीके से बताया जा रहा है। भाई हम तो कहते ही है कि मुख्यमंत्री की नाम ही हाँ होती है, वो जिस बात को अस्वीकार करें मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है। जब वो बोलते हैं कि भैया हमको संयोजक नहीं बनना है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से है। आज जब वो मना करते हैं तो उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आगे बढ़ा देते हैं। भाई क्यों फिर आप ये बातें कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के वो भी ऐसे नेता जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं उनके पार्टी के नेताओं के मुख से बाहर आती है, पर उनके मुख से बाहर आए ना आए नहीं समझने वाली, और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है। तो ऐसे में पुनः ये उनको कब धोखा दे देंगे, ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री ने किया कि तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म पर भी मजदूरों की मौत मुंबई में हो गई, अगर उनके परिवार चिराग से मिलना चाहेंगे तो दिल्ली में मुलाकात, और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहां पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म पर फिर से विवादित बयान दिया है। पोन मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हम 26 दल तैयार हैं सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो, और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है, और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है।
हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे। जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंटाधार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में, और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ। इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे इन विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी। 3-3 बैठकें हो गई हैं इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं, अलग अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहाँ पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी, खैर मायावती जी तो खैर अब इनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है। और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। इन्होंने तो अभी तक 3-3 बैठक होने के बावजूद, जिस गठबंधन ने अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा नहीं की हो, वो लोग एंटी सनातन का सहारा लेकर ही सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति को साथ कर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से समाज में बंटवारा किया जाए और उस बंटवारे के माध्यम से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए। यही सोच इस विपक्षी दलों के गठबंधन की अब रह गई है। G20 जो बैठक हुई है और उसके बाद से एक तस्वीर वायरल हो रही है सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद कयासों का दौर तेज हो गया, लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा सीएम नीतीश कुमार बन सकते हैं। क्या कहेंगे? भाई मेरे मुख्यमंत्री पर अविश्वास इतना है, हर गठबंधन का ही नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको इन्होंने धोखा नहीं दिया हो, बिहार की जनता को जिन्होंने धोखा दिया हो। तो ऐसे में ना कोई गठबंधन इन पर विश्वास रखता है, महागठबंधन को भी पता है कि कभी भी इनको धोखा दे देंगे, एनडीए को ये धोखा दे ही चुके हैं, बिहार की जनता को इन्होंने धोखा दिया। तो ऐसे में ना गठबंधन इन पर भरोसा करता है ना बिहार की जनता। ये बात हर गठबंधन जाता है कि जिस भी गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उस गठबंधन को इनके रहने का नुकसान ही होगा। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के गुण, भाई जिनमें सीएम बनने के गुण नहीं हो उनको पीएम कौन स्वीकार करने वाला है? भाई कौन मान रहा है? विपक्ष ने एक जिम्मेदारी दी अभी तक मेरे मुख्यमंत्री को,
विपक्ष भी जानता है कि भैया क्रेडिबिलिटी का इशू है, इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो गठबंधन में जब इनको कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं, बिहार की जनता ने इन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए। ऐसे में देश की जनता इनको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करे, ये होने नहीं वाला। लालू प्रसाद जी गए थे पूजा करने, उन्होंने कहा कि G20 से देश को क्या मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जिनको नहीं समझ में आया उनको शायद नहीं समझ में आएगा कि क्या मिला, पर जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, जो लोग इस बात की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा आयोजन इतने भव्य तरीके से हमारा देश कर सकता है, उनको तो ज़रूर पता चला कि इस देश में कितनी क्षमता है और कितनी खूबसूरती से और कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बट हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये बड़े लक्ष्यों के लिए किया गया ये आयोजन है। ये सिर्फ चाय नाश्ते पे अलग अलग देशों के लोग आएँ, बैठें, चर्चा हो, उस दृष्टि से नहीं है। G20 का गठन ही देश के बड़े दुनिया के लिए बड़े लक्ष्यों के सोच के साथ किया गया। इसमें अलग अलग देशों के नेता एक साथ बैठकर आने वाले समय में फ्यूचर ऑफ द अर्थ को लेकर चर्चा करते हैं, उसको लेकर, उसके प्रिजर्वेशन को लेकर, उसको कैसे प्रकृति को कैसे संभाला जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर उस पर चर्चा होती है। उन तमाम एजेंडों पर इस बार भी चर्चा हुई, कई एजेंडों पे मुहर भी लगी। हम लोगों ने देखा किस तरीके से कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी एशियन कंट्रीज़ की मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए उस पर एक आम सहमति बनी। तो कई ऐसे बड़े एजेंडाज भी हैं जिस पे मुहर लगी, पर साथ ही में दुनिया ने हमारे देश के दम को देखा, देश की ताकत को देखा। एक अंतिम सवाल है सर, लालू यादव अभी मंदिर घूम रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि कभी पोथी पत्रा जलाने वाले आज मंदिर घूमकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चिराग पासवान क्या कहें? संदेश पहले इस बात का स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि उन्हीं के गठबंधन के साथी जब सनातन पे सवाल उठाते हैं तो ऐसे में मंदिर घूमकर आपकी सोच और उनकी सोच में जो विरोधाभास दिखाई देता है, क्या आप उनकी सोच से सहमत हैं या वो आपकी सोच से सहमत हैं, ये गठबंधन में स्पष्ट करना ज़रूरी है। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए इस गठबंधन में है। वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो संभवतः वो असहज होंगे, गठबंधन से अपने आप को बाहर करेंगे। ऐसे में जब वो उस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूँ लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं।